हे गाइस, आई एम जतिन वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लिस्ट ऑफ 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये रेलेवेंट रहेगा आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ और जितने भी एग्जाम्स में गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी एग्जाम्स हैं, जनरल स्टडीज में पॉलिटी जहां जहां पे एक सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे फोकस ये रहेगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ में आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हुए आगे चलें। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए फर्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 1, यदि आप कोई भी एस्से लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आर्टिकल 1 इंडिया पे कोई एस्से लिख रहे हो, रूरल इंडिया पे, इंडिया भारत पे कोई एस्से लिख रहे हो, तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी जीएसटी के आने के बाद में इंडिया जो है इकोनॉमिक यूनियन बनने जा रहा है। तो ये भी हमने बात स्टडी करी थी इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस में। तो ये आर्टिकल एक तरह से एवरग्रीन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आंसर जीएसटी या किसी पे भी इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, इंडिया के बारे में कोई आपको लिखना है, और इमीडिएट कंसर्न में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 2013 में तेलंगाना एक्ट पास किया गया। तो तेलंगाना बनने के बाद खासकर इस पे क्वेश्चन बनता है कि इसको अमेंड करने का तरीका क्या है, स्टेट्स ऐड कैसे कर सकता है सेंटर। तो ये सब चीज़ों पे भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 2 स्पेसिफिकली आपका तेलंगाना से डील करता है, राइट। तो ये इसके अंडर स्केड्यूल भी है, वो सब चीज़ें भी हम डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। पहले लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, सबसे पहले वीडियो में लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। देन आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और ये नेम्स ऑफ द स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये पार्लियामेंट जो है, यूनियन पार्लियामेंट जो है, उसको ये अथॉरिटी दी गई है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये सारी अथॉरिटी दी गई है। इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट इसमें एरिया, डिक्रीज कर सकती है एरिया को। देन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एरिया और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम भी बदला जा सकता है। ये सब अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट के पास में है। देन प्रोवाइडेड दैट कोई भी बिल इस पर्पस के लिए, एरिया को अमेंड करने के लिए, नाम को अमेंड करने के लिए जो है, शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए होगी ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए, क्योंकि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द यू कैन से द टॉप हेड ऑफ इंडिया। दैट इज वाई इनकी रिकमेंडेशन इसके लिए ज़रूरी होती है। तो ये सिंपल टू रिमेंबर है एक वे में। अगर हम थोड़ा सा इसे एनालिसिस करें तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर। अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, द बिल हैज़ बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेस। अब लेजिस्लेचर जो स्टेट की है, स्टेट की जो अपनी विधानसभा होगी, जिसका नाम या जिसका एरिया या जिसको मर्ज किया जा रहा है जिस स्टेट को, उनके वहां पे भी एक तरह से रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब कितने दिन में करना होगा, ये समय निर्धारित भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसकी एडवाइस पे करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। तो ये दोनों चीजें, अगर विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जो है, अग्री नहीं भी करती तो भी राष्ट्रपति ऐसा इसे कर सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा, स्टेट की विधानसभा को ये पास करना ही होगा रेजोल्यूशन के जरिए, ऐसा नहीं है, राइट। देन एक्सप्लेनेशन 1, इन दिस आर्टिकल क्लॉजेस ए टू ई जो हैं आपके, ए बी सी डी ई, ये जो आर्टिकल क्लॉजेस दे रखे हैं, इसमें स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। अब ये जो प्रोविजन इसका दिया गया है, आई एम सॉरी, ये जो प्रोविजन इसका दिया गया है, इसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे मतलब क्या है इसका, देखिए, यूनियन टेरिटरी किसकी टेरिटरी है? यूनियन ऑफ इंडिया की टेरिटरी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वो आ जाती है। तो उसके लिए राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो यूनियन की अपनी ही टेरिटरी है। उसका कंट्रोल तो इन एनी विच वे पार्लियामेंट के पास में भी है। तो ए टू ई में यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड है कि पार्लियामेंट इसको एरिया को, यूनियन टेरिटरी के एरिया को भी बदलाव कर सकती है, नाम को भी बदलाव कर सकती है, नाम में भी बदलाव लाया जा सकता है, पौंडीचेरी से पुडुचेरी, राइट। ये सब किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं होगी। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई बिल पारित करना, कोई रेजोल्यूशन पास करना जरूरी नहीं है, जैसा कि इस दोनों प्रोविजंस में दे रखा है। Then explanation 2, the power conferred on parliament by clause A includes power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। तो किसी एक स्टेट का पार्ट जो है मर्ज भी किया जा सकता है किसी और स्टेट में। तो ये एक्सप्लेनेशन 2 है। अब दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आर्टिकल 12 बात करता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट मतलब यहाँ पे
लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई काम एनजीओज को दे देती है, तो क्या एनजीओ स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? यदि कोई सरकार अपना बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीटरिंग और ये सब, क्या अगर वो किसी कंपनी टाटा पावर को या किसी को दे देती है, तो क्या टाटा पावर या रिलायंस पावर स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं? ये इससे डील करता है। तो आर्टिकल 13 आपका डील करता है लॉज जो है इनकंसिस्टेंट। अगर कोई लॉ इसके खिलाफ जाती है, आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कानून जाता है, चाहे वो पर्सनल लॉ हो किसी भी समुदाय का, जैसे हमने ट्रिपल तलाक का मामला देखा, तो वो उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, उन्हें माना नहीं जाएगा यदि कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट भी लेके आती है कल को। तो ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं नंबर्स डिस्कस करूंगा और इसके बाद में अगला वीडियो जो है आर्टिकल 14 पे आपका आ जाएगा, रिलेट्स टू राइट ऑफ इक्वालिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14 की जो 2 साइड्स हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये सारे आर्टिकल्स आपको फंडामेंटल राइट्स के और पंचायती राज के ये आर्टिकल्स और म्यूनसिपैलिटीज़ वाले आर्टिकल्स जो हैं 243A से लेकर ZG तक, वो सब इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अब एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये गाइज सिर्फ प्री के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जब आप गवर्नेंस के पेपर पे कोई गवर्नेंस में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आर्टिकल नंबर को साइट करते हो और इतना सही डिस्क्रिप्शन अगर उसका दे देते हो, थोड़ा सा हेडिंग, तो इट एड्स वैल्यू। तो जैसे पिज्जा पे आपकी टॉपिंग्स होती हैं ऑलिव्स एंड ऑल, सिमिलरली ये भी ऑलिव्स का ही काम करते हैं, क्योंकि आप उससे एग्जामिनर को ये बता देते हो कि दैट येस यू आर थॉरली प्रिपेयर्ड, और आपको अपना जो भी आपकी डीप नॉलेज है आप उसे भी साइड कर सकते हो। तो आर्टिकल 15, 16 ये सब आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट में चल रहे हैं, मतलब प्रोहिबिशन, रिजर्वेशन के चलते और ये सब चीज़ों के चलते। एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता। देन कम्स आर्टिकल 19, एवरग्रीन, अगेन एवर इंपॉर्टेंट। तो इसके से पहले जो है 7 प्रोविजंस थे, अब 6 रह गए, क्योंकि आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। वो अब सिर्फ एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, RTI भी इसके अंडर आता है, मीडिया का राइट भी इसके अंदर आता है, तो ये सब चीज़ें हैं। देन बी के अंडर आता है राइट टू असेंबल पीसफुली, तो ये जो अभी गुरमीत राम रहीम वाला जो केस हुआ है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो सेक्शन 144 जो है IPC का, जिसके तहत कर्फ्यू लगाया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, उसमें क्या है कि लिमिटेशंस ऑन राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सेक्शन 144 लागू करने पे 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे एकत्रित नहीं हो सकते। देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है। देन राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी है। और उसके बाद में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, और ये काउ स्लॉटर रूल्स जो आए थे, कैटल स्लॉटर रूल्स, नॉट काउ स्लॉटर, तो उसमें ये चीज़ जो है बढ़ चढ़ के सामने आई थी, आर्टिकल 19 क्लॉज F। देन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो डबल जेपडी, मतलब एक कानून की एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ों से डील करता है। प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, तो इसमें प्रिवेसी का राइट भी इंसर्ट किया गया है, तो इसको आपको वर्बेटिम पढ़ना है PM बख्शी से। तो ये चीज़ें हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया। 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन स्टेट मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। देन 22 अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, बिना किसी बात के पुलिस वाले बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई हियरिंग दिए एक आदमी को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते, ये आर्टिकल 22 कहता है। देन आगे चलते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन, मतलब इसमें जो तस्करी करी जाती है ह्यूमन बींग्स की या विमेन की खासकर, उसमें मना करे। और बेगारी राइट्स क्या होते हैं, कुछ लोग जो है पीढ़ियों से गुलामी करते आ रहे हैं, तो उन्हें बेगार राइट्स बोला जाता है। ब्रिक किल्स वगैरह पे जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है चिल्ड्रन की, आर्टिकल 24 उससे डील करता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, पटाखे की फैक्ट्री में, ये सब में 24 आर्टिकल इससे डील करता है। एज कितनी है 14, आर्टिकल नंबर 24, ये आप याद रख सकते हो।
देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 24, कोई भी आदमी अपनी कॉन्शियंस के चलते फ्री प्रोफेशन अपना रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और औरों को भी अपने रिलीजन के साथ जोड़ सकता है, इस पर कोई मनाही नहीं है, आर्टिकल 25। तो इन्हें एक तरह से फ्री मतलब रिलीजन के राइट्स बोला जाता है या माइनॉरिटी राइट्स बोला जाता है, क्योंकि ये राइट्स जो हैं ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ को एक तरह से मदरसाज और ये सब मैनेज करने की आपको मतलब अथॉरिटी देते हैं, फ्रीडम देते हैं। देन फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस में हिंदू के देखा था कि टैक्सेस किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट नहीं लगा सकता। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये आर्टिकल 28 जो है रिलीजियस, चाहे वो सिख गुरुद्वाराज में खालसा स्कूल्स हों, खालसा कॉलेज हो, चाहे वो आपके और डिफरेंट रिलीजन्स के इंस्टीट्यूशंस हो, उनमें आपको फ्रीडम देता है अपना रिलीजियस वर्शिप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करने का। और कल्चरल और एजुकेशन राइट्स में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, then rights of minorities to establish and establish and administer educational institutions, तो ये इसको एक तरह से reinforce कर रहा है एक better way में, explicitly more directly आर्टिकल 30 परमिट करता है minority schools, मदरसाज एंड ये सब को establish करने का, राइट। तो religious worship allowed है schools के अंदर, ये कौन सा आर्टिकल है, 28। देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यदि किसी आदमी को, किसी इंसान को ये लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील लगा सकते हो। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर जो रिट्स दे रखी हैं, हैबेस कॉर्पस और ये सब, वो भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और ये इसमें 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट, डायरेक्ट अर्जी आप लगा सकते हो। देन आर्टिकल 12, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एक बेसिक इशू आपको समझना है कि क्या बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अब यहाँ पे क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो क्या बीसीसीआई स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगी या नहीं आएगी, ये इशू में अगर बीसीसीआई स्टेट से फंडिंग ले रही है, अगर कोई एनजीओ स्टेट से फंडिंग ले रहा है, तो ही वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, इनको इसी वे में समझते हुए समझने के वे से हम आर्टिकल 12 ऑनवर्ड्स जो है फंडामेंटल राइट्स और जो भी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं उन्हें क्लब करके ही सही 60-70 ये आर्टिकल जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्हें हम एनालिसिस कर लेंगे ताकि ये रिवाइज हो जाएं और अच्छे से याद हो जाएं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इसमें अदर बॉडीज जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अलावा जो और बॉडीज हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, म्यूनिसिपैलिटीज भी इसमें इंक्लूडेड है। और जैसा कि मैंने बताया, फंडिंग अगर ज़्यादा दी जा रही है एनजीओज को और एनजीओज कोई काम कर रही हैं तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा। और कोई टेलीकॉम कंपनी है, स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है, तो उसे भी स्टेट के दायरे के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड करेगा। देन एनी सच अथॉरिटी विच हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ, पास एनी ऑर्डर, मेक एनी रेगुलेशन बाय लॉ, ये सब चीज़ें इसके अंडर आएंगी। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑफिस ऑफ डीएम, ये सब इसके जो भी लॉ एसडीएम का ऑफिस या डीएम का ऑफिस बनाएगा, रूल जो भी वो बनाएंगे जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, वो भी इसके दायरे के अंदर आएंगे आर्टिकल 12 में। तो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं हम यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करें। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो जैसे कुछ बॉडीज जो हैं जिनके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है, जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग कोई रूल बना दे तो उसे भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, सीएसआईआर, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो लेबोरेटरीज हैं, ओएनजीसी, आईडीबीआई, इन सबको भी आप स्टेट के दायरे में ले सकते हो क्योंकि स्टेट का 51% स्टेक है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, स्टेट की शेयर होल्डिंग हो तब भी इन्हें लिया जा सकता है। तो आप यदि पीएम बख्शी में देखोगे गाइज, मैं एनालिसिस कर दूंगा इसमें 20-25 मिनट, आर्टिकल 21 का एनालिसिस, बीसीसीआई, कोऑपरेटिव्स, ये सब क्या आती हैं या नहीं, इसे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको पीएम बख्शी इसमें पढ़ना होगा आर्टिकल 12 के लिए, राइट। देन स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विच आर नॉट सब्सटेंशियली जनरली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन। अब बीसीसीआई ने ये कहा था हम सब्सटेंशियली जनरली फाइनेंस नहीं हमें करती है सरकार, इसीलिए हमें स्टेट के रेगुलेशन के दायरे से बाहर रखा जाए। लेकिन ऑल थैंक्स टू लोधा कमेटी रिपोर्ट अब बीसीसीआई पे भी लगाम कस रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंड्स की यदि आप दुरुपयोग कर रहे हो या मिस स्पेंडिंग हो रही है तो उसे ऑडिट किया जा सकता है। देन
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ऐसे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना जरूरी है कि राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, मनरेगा लाई जा रही है। राइट टू एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया जा रहा है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसके अंडर है, आर्टिकल 41। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेसिकली मतलब स्टेट को ये एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आप स्टेट की पॉलिसी बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का, इन आदर्शों का ख्याल रखो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आदर्श थे। गांधीयन प्रिंसिपल्स कहा जाता है किसी को, इनमें से कुछ आर्टिकल्स को इनमें से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कुछ को लिबरल प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, तो हमने डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस जो आपका है 30 अगस्त का, उसमें ये बात करी है कि जो मिनिमम वेजेस दी जाएंगी वर्कर को, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया जा रहा है, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है। तो उसके तहत कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 43 एंड 43 ए आप कह सकते हो या फिर 39 कह सकते हो। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस 43 आप इसे कहेंगे अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म में बात करें। देन 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ट्रिपल तलाक का मामला क्योंकि अभी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44 मतलब यूनिफॉर्मिटी इन दीज 2 डिजिट्स, 4 तो यूनिफॉर्म एक तरह से सिमिलैरिटी है, तो आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 45 द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड। अब आर्टिकल 45 का टेक्स्ट जो है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले आर्टिकल 45 ये कहता था कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, लेकिन जब आर्टिकल 21A के लिए अमेंडमेंट लाया गया उसके साथ साथ इसे भी चेंज कर दिया गया। तो आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो 6 से कम साल के बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए स्टेट जो है प्रयास करेगा। Then 46 promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribe, other weaker sections. Then 47 duty of the state to raise the level of nutrition। जो कुछ बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं 47 उससे डील करता है। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जब आप कोई आंसर लिखोगे तो ये मोती आपको पिरोने होंगे, राइट। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज, इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी आंसर लिखोगे जीएस पेपर 2 में, 3 में, 1 में और इवन 4 में, वो भी आप इसको भी ध्यान में रखोगे क्योंकि इक्वालिटी ऑफ जस्टिस जैसा आर्टिकल 39A आप ये साइट कर सकते हो। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस मतलब अगर कोई डिसप्रिविलेज सेक्शन है तो उनको आर्टिकल 39A के तहत इक्वालिटी ऑफ जस्टिस मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम अदर ब्रांचेस, ये इस बार के फरवरी 1 के बजट एक्ट जो पास किया जाता है आर्टिकल 110 112 के तहत, उसके अंतर्गत क्या किया गया, ट्राइब्यूनल्स के कुछ प्रावधान मनी बिल के रूप में उन्हें पास कर दिया गया। तो इसीलिए इस साल खासकर आर्टिकल 50 2017, 18 और इवन 19 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कमिंग टू पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 1 है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है और इस बार इनके इलेक्शन भी हुए हैं तो ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्टिकल 52 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की, मतलब सरकार की क्या पावर है, आर्टिकल 53 में वो दे रखी है। देन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल कि बैलेट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये सब क्या होता है, ये सब हमने डेली न्यूज एनालिसिस में कवर किया हुआ है। देन प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बर्खास्त करने का प्रोसीजर क्या है। देन आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इसी बार हुए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 72, आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, किसी को फांसी की सजा हुई है तो माफ करने की जो पावर है वो आर्टिकल 72 में दे रखी है। तो ये भी एवर इंपॉर्टेंट रहता है जब ये केसेस आते रहते हैं, याकूब मेनन और ये सब केसेस जब आते रहेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। अब कमिंग टू दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसे बोला जाता है फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ, ये आप कह सकते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, हर समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए राष्ट्रपति को गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए। तो राष्ट्रपति जो अब हैं एक बार एडवाइस को ओवर रूल भी कर सकते हैं, रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकते हैं। तो आर्टिकल 74 फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, ये आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में। द क्वेश्चन वेदर एनी, और क्या एडवाइस जो है मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट द्वारा दी गई थी राष्ट्रपति को, कोर्ट इसमें इंक्वायर नहीं कर सकता नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 जनवरी में ये जजमेंट दिया था कि ऑर्डिनेंस के टाइम कुछ भी अगर ऐसी एडवाइस दी जाती है ऑर्डिनेंस बार बार पारित करने के लिए तो कोर्ट उसमें इंक्वायर कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, तो अटॉर्नी जनरल को अथॉरिटी रहती है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं।
Then Article 105, power of the houses of the parliament and of the members and committees. Article 105 ये हमने डील किया है जून के न्यूज़ एडिटोरियल्स में भी, जब हमने बात करी थी पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज़ की, कि हाउस के जो मेंबर्स हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब संसद जो है शासन मतलब जो पार्लियामेंट जो है सेशन में चल रही है, ये सब चीज़ें हैं. देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, आर्टिकल 109 मनी बिल से डील करता है कि अगर किसी स्पीकर ने लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के उन्होंने लेबल कर दिया किसी बिल को मनी बिल, तो उनका डिसीजन फाइनल है. आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से डील करता है कि कौन कौन से प्रकार के मनी बिल हो सकते हैं. देन प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, आर्टिकल 112 जो है आपका एनुअल बजट से डील करता है. देन आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल से, खर्चे का जो बिल है. फाइनेंस बिल मतलब बजट के लिए पैसा आएगा कहाँ से, टैक्स कितने लगाया जाएगा, इनकम टैक्स और ये सब. अप्रोप्रिएशन बिल, खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, कौन कौन से मंत्रालय को, मिनिस्ट्री को कौन कितना कितना पैसा दिया जाएगा. देन आर्टिकल 123 डील करता है ऑर्डिनेंस, जो आपके ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट द्वारा लाए जाते हैं जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तब. और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये बता दूं, इसको थोड़ा सा जंबल कर दो, 213 कर दो, तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर आ जाएगी, यानी कि राज्यपाल की जो पावर है. आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट, आर्टिकल 213 जो थोड़ा बड़ा नंबर है वो आपकी डील करता है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर से. देन यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124, ये जितने फर्स्ट आर्टिकल्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो सीएजी का हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल का हो, आर्टिकल 76 हो, 124 हो, इलेक्शन कमीशन का 324 हो, ये फर्स्ट आर्टिकल सबका इंपॉर्टेंट रहता है हर चैप्टर के अंदर. तो सुप्रीम कोर्ट के हमने ये बात करी थी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उन्हें एक तरह से मान्यता दी जाएगी हर कंट्री के हर हाई कोर्ट में, चाहे वो कहीं पे भी हो, जम्मू एंड कश्मीर में या कहीं पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को एक तरह से मान्यता दी जाएगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा भी दी जाएगी. और 137 जो है, 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट. यदि सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई जजमेंट देता है तो कोई आदमी कोई इंसान जिसे ये लगता है कि उसके साथ में न्याय हुआ है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कोई ग्रेव एरर है, तो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है. आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, तो जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा वो सारे कोर्ट्स पे, कैटल स्लॉटर रूल्स पे या किसी और रूल पे, मोटर व्हीकल्स पे या लिकर बैन पे, सभी हाई कोर्ट्स पे वो लागू हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. तो सीएजी का आर्टिकल 148 अगेन पहला आर्टिकल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट है. अब ड्यूटीज, इसमें ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों में 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को, भारतीय खजाने को, क्योंकि स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के चलते. तो इसके चलते एक क्वेश्चन आता है, क्या सीएजी पॉलिसी ऑडिट कर सकते हैं, क्या पॉलिसी कौन सी बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इसलिए आर्टिकल 149 भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ सालों के लिए ही सही, लेकिन वैसे तो ये एवरग्रीन इंपॉर्टेंट ही रहेगा. देन पार्ट 6 स्टेट्स, आर्टिकल 152 से 237 जो है ब्रॉडली स्टेट्स के जो भी पावर्स हैं उनसे डील करता है. आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट. देन एग्जीक्यूटिव पावर 154 का मतलब है जैसे प्रेसिडेंट की 53 के अंडर जो पावर है सरकार की, केंद्र सरकार की पावर है, यहाँ पे 154 के अंडर राज्य सरकार की पावर है. और सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पे देखा 72, यहाँ पे आर्टिकल 161 है, माफ़ी की जो पावर है, राज्य सरकार के जो कानून है उसमें गवर्नर जो है किसी भी अपराधी को माफ़ी दे सकते हैं. देन 213 ऑर्डिनेंस, ये हमने बात कर ली. 123 213 इजी टू रिमेंबर. देन 215 हाई कोर्ट जो है, अगर किसी मामले पे हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है, मान लो कि स्टेट ए के हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है, तो बाकी की सभी स्टेट्स में उसे बाकी के जो सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आपके स्टेट के अंडर, उसी स्टेट ए के अंडर, उन सबको हाई कोर्ट की जजमेंट को इंपॉर्टेंस देनी होगी. लेकिन यदि हाई कोर्ट से पहले उसी सेम इशू पे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ चुकी है, तो हाई कोर्ट को उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है इंपॉर्टेंस देनी होगी, राइट. तो ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट्स. यदि कोई मामले पे जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की जजमेंट विल प्रिवेल अपॉन दी जजेस ऑफ दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन दी स्टेट. उसी स्टेट की बात कर रहे हैं. अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की अलग जजमेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अलग जजमेंट है सेम इशू पे, तो पंजाब के अंदर जितने भी, पंजाब और हरियाणा के अंदर जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट को मानना होगा, और बॉम्बे के हाई कोर्ट की जजमेंट को महाराष्ट्र के बाकी सारे लोअर कोर्ट्स को मानना होगा. पंचायत
ये सारे आर्टिकल दोस्तों आप पढ़ोगे, राइट। ये मैंने साइट नहीं करे हैं, 243A B से लेकर ZG तक आप सभी पढ़ोगे। तो इसमें कुछ कुछ बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे। देन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 144 किससे डील करता है ये आप बताओगे, 244 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है, तो 344 किससे डील करता है, लाइकवाइज हम आगे इसे याद करते हुए चलेंगे। तो मतलब एक सीक्वेंस जो है आप इसे कह लो कि 100 आपको ऐड करते चलना है। देन रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 एक्सटेंट कहाँ तक उनका दायरा रहेगा, ये 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, 2, 4, 5 आर्टिकल उससे डील करता है। लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की क्या पावर रहेंगी और पार्लियामेंट की क्या यूनियन पार्लियामेंट की क्या पावर रहेंगी। अब ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कावेरी डिस्प्यूट के चलते और इन सब के चलते, आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263, इन्हें सोते उठते बैठते जागते ये एक बार देख लिया करो, ऐसे देख लिया करो कि जैसे आपकी लॉटरी का लकी नंबर हो ये, तो आपको ये याद हो जाएंगे, बहुत इजी रहेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कहीं भी चिपका दो स्टिकी नोट्स या कुछ भी, अपने टीवी के रिमोट पे या एसी के रिमोट पे या स्टडी लैम्प पे या बाथरूम में कहीं भी, यस बाथरूम में मिरर पे कहीं भी, शक्ल नहीं देखनी है, शक्ल एक साल के बाद अपने आप दुनिया भी जान जाएगी, राइट, अगर मेहनत कर ली तो। देन पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दोनों से डील करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हम डील करते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और ये सब की बातें, तो इसके लिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड दोनों एक ही आर्टिकल में आते हैं। देन कॉन्टिजेंसी फंड जो है आपका आर्टिकल 267 में आता है। देन 280 में फाइनेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन प्लान ग्रांट्स देता है या नॉन प्लान ग्रांट्स देता है ये आपको बताना है। देन आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब अब सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया है इसे, पहले ये फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G के तहत, तो इसे अब लीगल राइट का स्टेटस दे दिया गया है फाइनेंस प्रॉपर्टी वाले इसमें डाल के। देन ट्रेड, ये जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा जो पार्ट 3 है आपका 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप कहीं भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हो पूरे इंडिया में गुड्स से, जो जिसमें लेजिटिमेट गुड्स जो हैं ट्रांसपोर्ट करी जा रही हैं, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, और इंटरकोर्स मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि सामान जाएगा तो एक राज्य दूसरे राज्य को रोक नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। देन आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये किस लिए हैं, जो ड्रग्स वगैरह जा रही हैं या और किसी कारणों के लिए भी पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट इस पे कुछ लॉ बना सकता है। देन सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है, तो इसीलिए ये आर्टिकल, वैसे भी IAS IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप, फॉरेन सर्विस के लिए या फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो 312 आपको याद होना चाहिए। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात हो रही है तो इसे आप याद कर लो, तो साइट कर देना इसे, राइट। तो आर्टिकल 323A और 323B क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि February 1, 2017 को जो बजट पास किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स जो होते हैं, उनके मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको एकोमोडेशन क्या मिलेगा, इसमें कुछ कुछ बदलाव लाए गए हैं, जिसके चलते आर्टिकल 50 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एक तरह से उसे स्पिरिट में ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ने पड़ेंगे 2-3 साल, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर 3 साल में नहीं पूछा जाता तो फिर इस पे भी सनसेट क्लॉज लग जाएगा, ये अपने आप ये कह लो कि छिप जाएंगे, तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। देन इलेक्शंस, आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर दी गई है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के, मतलब कोई हिंसा नहीं होगी, फेयर मतलब पैसे का या किसी और पावर का दुरुपयोग नहीं होगा। तो ये अगर कोई कानून सरकारें नहीं बनाती हैं, पार्लियामेंट नहीं बनाती है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली अपनी पावर आर्टिकल से लेते हुए इलेक्शंस में इलेक्शंस की पवित्रता को, फेयरनेस को, प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। देन आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी आदमी वोट दे सकता है इन इलेक्शंस में। देन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आप वैसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं,
इनके लिए एफर्मेटिव एक्शन सरकार भी बहुत लेती रहती है और हमें भी लेना चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन के पर्पस के लिए, राइट। तो एक वे में ये आर्टिकल्स अगर आप इन्हें मन से याद करने की कोशिश करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST, तो ये 27.5% रिजर्वेशन ओवरऑल है, आर्टिकल 330 उससे डील करता है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके बारे में पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत में डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। तो दिस वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, ये आर्टिकल्स एक प्रॉब्लम नहीं होंगे अगर आप इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे चैप्टर्स से एम लक्ष्मीकांत के। तो अभी ये इंपॉर्टेंट थोड़ा और हो जाता है क्योंकि 340 के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा रहा है, तो इसीलिए सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी क्या करेगी, ये तो सेंटर में दे रखा है, इस पे तो नहीं पूछा जाएगा, शायद इस पे या फिर इस पे और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है पीएम बख्शी में, आपको वो पढ़ना है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज, पिछले दिनों हमने देखा अगस्त 2017 में ही कि कर्नाटका जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की डिफरेंट स्टेट्स बात करते रहते हैं और कर्नाटका अपना नेशनल फ्लैग बनाने जा रहा है। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसके चलते आर्टिकल 343 इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन रीजनल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। तो रीजनल लैंग्वेजेस में स्टेट्स अपनी एक अलग लैंग्वेज, इवन कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, 2 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एक उर्दू और एक हिंदी शायद, राइट। 2 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज हैं, ये मुझे पता है, लेकिन कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये आप थोड़ा वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में साइट कर सकते हो औरों की नॉलेज के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक स्टेट में 2 हो सकती हैं, ये बात की पुष्टि है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अपने आप डिसाइड करेगी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है जिस भाषा में प्रशासन काम करेगा, ऑफिशियल काम जो होगा हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या फिर किसी और लैंग्वेज में होगा, ये यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। देन कमिंग टू एमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 स्टेट में इमरजेंसी लगाने के जो प्रावधान है, ये सब जो चीज़ें हैं 356 और आर्टिकल इसके साथ में आपको 256 भी पढ़ना होगा, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। 256 और 356 आप इसमें पढ़ सकते हो। देन प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये सब जो है राज्य सरकार को आदेश दिए जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आप ये तक यहाँ पे याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, 0 की वैल्यू पीछे तो कुछ नहीं होती, आगे तो कुछ नहीं होती, पीछे बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इस सेंस में मनी वैल्यू फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो मतलब 0 पीछे है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा वो 360। यदि किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच द आर्टिकल्स विद देयर एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन। देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, तो इसकी डिटेल आपको पढ़नी है किसी दिन पक्का। अगली जो सीरीज रहेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन 60-70 आर्टिकल्स में से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन पे हम सबसे पहले आर्टिकल 12, फिर आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, फिर आर्टिकल 368, इन सब पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, राइट। देन इमरजेंसी पे भी हम डील कर लेंगे क्योंकि दार्जिलिंग में जो देखने को मिल रहा है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग क्राइसिस, ये सब चीज़ों के चलते हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे। देन गाइज थोड़ी ज़रूरी सूचना इसे सुन के जाना, एक तो आप लोग इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और ये iOS पे भी अवेलेबल है एप्पल फ़ोन के लिए, तो आप इसे डाउनलोड करके इसे सर्च कर सकते हो, स्टडी मैनिएक, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और उसके ज़रिए आपको जो भी PDF हैं PPT फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूंगा, PDF एज वेल एज PPT, ताकि आपको एडिट करना हो तो आप एडिट उसे कर सकेंगे। देन फेसबुक प्रोफाइल है ये मेरी, जतिन वर्मा 0509, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि जो PDF वगैरह या जो भी लिंक्स रहते हैं एडिटोरियल्स के, बुक्स के, उसे आप पा सकेंगे फेसबुक पेज पे। देन ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको जो भी अलर्ट्स, जो सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स या जो भी डिफरेंट अमेंडमेंट्स भी हम देख लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आधे घंटे का इस पे रहेगा 44th अमेंडमेंट एक्ट पे, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं, राइट। और यहाँ इसे वीडियो को आप लाइक दे सकते हो, इसे आगे शेयर भी कर सकते हो अपनी फेसबुक वॉल पे, और या फिर जो डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप्स, अगर आप उनके मेंबर हो तो वहाँ पे भी इसे फॉरवर्ड करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो चीज़ है डिफरेंट बहुत आगे काफ़ी लोगों तक पहुँचाई जा सके। एंड देन ये एड्रेसेस, ये डायरेक्ट लिंक्स दे रखे हैं टेलीग्राम पे या फेसबुक पे या कोरा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप फेसबुक पे ही पोस्ट करें क्योंकि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे लिए क्वेरीज को आंसर करना ईजी रहता है, राइट। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम अहेड।